प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में वनस्पति का वितरण अपन पढ़ रहे थे, जिसमें पहली क्लास में अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा और राजस्थान में वनस्पति की स्थिति और राजस्थान में वनस्पति का वर्गीकरण अपन ने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं, वो है राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो वनस्पति को जो कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि सभी जगह एक जैसी वनस्पति नहीं पाई जाती और किसी स्थान पर बहुत सघन वनस्पति पाई जाती है और कहीं पर बिल्कुल वनस्पति नहीं पाई जाती। और अगर अपन राजस्थान में देखें कि राजस्थान में तो वनस्पति का वितरण सभी भागों में समान नहीं है। अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो प्राय वनस्पति विहीन है, जबकि अरावली पर्वतमाला के पूर्व व दक्षिणी पूर्वी भाग में वनों का विस्तार पाया जाता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर एक समान वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि वनस्पति को निर्धारित करने में अनेक कारक महत्वपूर्ण हैं। अब जो कारक वनस्पति को निर्धारित करते हैं उनमें है सबसे पहले जलवायु कारक है, दूसरे प्राकृतिक कारक हैं और तीसरे जैविक कारक है। जलवायु कारक में सबसे पहले वर्षा, तापमान, पवनों की गति व दिशा, आर्द्रता, वाष्पीकरण की मात्रा और वायुदाब। दूसरे प्राकृतिक कारक के अंदर उच्चावच, मिट्टी की संरचना व गठन, धरातल का ढाल, जलापूर्ति और चट्टानों की प्रकृति। उसके बाद जो तीसरा है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर जीव जंतु, जैव विविधता, जीवांश, पशु, मानव, भूमि में जैविक तत्वों के अंश और अन्य कारक। अब इन सबको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे जलवायु कारक, फिर प्राकृतिक कारक और फिर जैविक कारक। तो जैसा कि मैंने राजस्थान में बताया कि राजस्थान के अंदर वापस अपन राजस्थान का मानचित्र ये देखें कि जो पश्चिम वाला भाग है अरावली पर्वत के पश्चिम में, ये शुष्क और अर्धशुष्क भाग है। यहाँ पे तापमान ज्यादा और वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम और इधर 25 सेंटीमीटर से कम और बिल्कुल पश्चिम में 10 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे तापमान और वर्षा, तापमान उच्च और वर्षा बहुत कम पाई जाती है। तो यहाँ पर ये लगभग वनस्पति विहीन क्षेत्र है। और ये वाला जो आर्द्र और उपाद्र क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक राजस्थान का अधिकांश वनस्पति यही पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जलवायु कारक। जलवायु कारक के अंदर दो चीजें आती हैं, है ना। किसी भी स्थान की जलवायु वहां की वनस्पति के विकास हेतु उत्तरदायी कारक है। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया कि भूगोल के अंदर जितने भी तत्व अपन पढ़ते हैं वो सब एक दूसरे से प्रभावित है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे कि अब जलवायु किसके ऊपर निर्भर है, वनस्पति किससे प्रभावित है, जलवायु से, और जलवायु भी किससे प्रभावित होती है, वनस्पति से। तो किसी भी स्थान की जो जलवायु है वहां की वनस्पति के विकास हेतु उत्तरदायी कारक है। अब अपन देखें कि जो जलवायु है, जलवायु के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है पहला तापमान और दूसरा वर्षा। तो प्राकृतिक वनस्पति पर वहां की वर्षा व तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आपको मानचित्र में बताया था कि अरावली के पश्चिम का जो भाग है वो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का भाग है और पश्चिमी भाग पूर्णतः शुष्क व कम वर्षा वाला है, अतः वहां पर शुष्क वनस्पति का फैलाव अधिक है। शुष्क वनस्पति की क्या विशेषता है, अब अपन इसमें देखते हैं कि शुष्क वनस्पति में लंबी जड़ें होती हैं इनकी, और इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, इनकी पेड़ों की ऊंचाई बहुत कम होती है और ज्यादातर ये झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं। और दूसरी तरफ अपन देखें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा मानचित्र मैं आपको ये दिखाऊं राजस्थान का, ये वर्षा वाला मानचित्र है कि इधर की तरफ अपन जाए तो ये वर्षा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक है और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी भाग में ये 150 सेंटीमीटर के आसपास और 160 है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान के राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो वहां पे आर्द्र वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र वनस्पति। और जो राजस्थान में वर्षा अगर मानचित्र में अपन देखेंगे तो पश्चिम में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लेकर अगर अपन पूर्व की ओर चले, पश्चिम में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है वहां से पूर्व में चले अगर मध्य प्रदेश की सीमा तक, तो वहां पर वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। तो पश्चिम में
25 सेंटीमीटर से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा पर ये 100 सेंटीमीटर तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इस प्रकार जो राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति है उसके ऊपर वर्षा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। ये जब मैं आपको वर्षा वनस्पति का मानचित्र नेक्स्ट पढ़ाऊंगी उसके अंदर मानचित्र में दिखाऊंगी कि राजस्थान में कहाँ पे वनस्पति कम और कहाँ ज्यादा पाई जाती है। अभी अपन पढ़ रहे हैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद जो दूसरा कारक है वनस्पति को प्रभावित करने वाला वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर के अंदर मिट्टी और धरातल ये प्रमुख है। तो जिस प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी तथा अपेक्षाकृत समतल धरातल होता है, समतल धरातल होता है, वहां की प्राकृतिक वनस्पति आसानी से पनप जाती है। यहाँ पर या यूं कहें कि वहां की जो वनस्पति है वो आसानी से या इजीली उग जाती है। तो वापस ये देखें कि राजस्थान के जो पूर्वी भाग है वो नदियों द्वारा बनाया गया है, तो वहां पर मैदानी भाग है या पठारी भाग है। तो यहाँ की जो अनुकूल दशाएं मैदानी भाग की और पठारी भाग की, वो दशाएं इस क्षेत्र को प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। तो यूं समझे कि जो मैदानी भाग और पठारी भाग है राजस्थान का, मतलब पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग, वहां पर प्राकृतिक वनस्पति अधिक पाई जाती है। जबकि राज्य का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वहां पर बालू के टीले पाए जाते हैं। बालू के टीले मतलब सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, और ये जो टीले होते हैं ये वनस्पति से बिल्कुल मुक्त हैं, या यूं कहें कि इनके ऊपर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति से बिल्कुल मुक्त है। तो इसी कारण ये जो टीले हैं, ये वनस्पति के जो सैंड ड्यून्स जो हैं, मिट्टी के जो टीले हैं, वो स्थायी नहीं रहते क्योंकि उनमें वनस्पति नहीं पाई जाती। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के प्रभाव से चलायमान होते रहते हैं। मतलब जो टीले हैं मिट्टी के, सैंड ड्यून्स जिन्हें कहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते रहते हैं। क्योंकि उनको वहां वनस्पति नहीं होती तो उनकी जड़ें उस मिट्टी को नहीं पकड़ पाती, तो वो स्थानांतरित होते रहते हैं। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान में क्या, जो मिट्टी है उसके कण मोटे हैं, तो जो मोटे कण होते हैं वो वनस्पति को पकड़ नहीं पाते और मिट्टी में शुष्कता बनी रहती है, जिससे पौधों की जो जड़ें हैं वो उनको नमी नहीं मिलती और पौधे विकसित नहीं होते। उसके बाद इन सभी प्रतिकूल प्राकृतिक व जलवायु दशाओं के कारण पश्चिमी क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक वनस्पति का वहां पे लगभग अभाव सा पाया जाता है, या यूं कहें कि वहां पर केवल मरुद्भिद जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंदर झाड़ियां, कटीली झाड़ियां आदि हैं। इसके बाद जो तीसरा कारक है वो है जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर। जैविक कारक के अंदर, जैविक कारक से मतलब है, जैविक कारक का से तात्पर्य है मनुष्य तथा पशु जगत। तो मनुष्य और पशु जगत जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को बहुत प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक और जलवायु कारकों के अलावा मानवीय और जैविक जो कारक है वो वनस्पति ह्रास हेतु महत्वपूर्ण कारक है। तो जो सबसे ज्यादा अभी नुकसान पहुंचाया है वनस्पति को वो पहुंचाया है मनुष्य ने, उसके बाद पशुओं ने। तो राजस्थान में जो जैविक कारकों से न केवल वन संपदा ही घटी है बल्कि पश्चिम का मरुस्थल भी इसी कारक से या इसी कारण का परिणाम है। अब यो अनेक प्रसिद्ध विद्वानों की मान्यता है कि जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, पश्चिम का जो मरुस्थल है, वो पहले एक आर्द्र जलवायु प्रदेश था, आर्द्र ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन था, और मानव ने वहां के वनों का सफाया कर दिया। परिणाम स्वरूप वहां शुष्क दशाओं का विकास हुआ। और दूसरा, अविवेकपूर्ण पशु चराई के परिणाम स्वरूप वनों का ह्रास होता गया और वह शुष्क जलवायु, एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन की प्रक्रिया वहां पे चालू हो गई। और एक और कारण है कि आदिवासियों द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि होती है जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूमिंग कृषि होती है कि जैसे आदिवासी लोग क्या करते हैं, एक जगह की वहां पे खेती करने के लिए एक जगह की वनस्पति काटी, फिर उसको ऐसे की ऐसे छोड़ देते हैं उस भूमि को, और फिर दूसरी जगह वहां की वनस्पति को काट के वहां पे खेती करना चालू कर देते हैं। तो जो पहले की थी वो बेकार हो जाती है, तो उसको कहते हैं झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि।
तो जो झूमिंग कृषि है उसने भी वनों को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है। तो ये थे राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें जलवायु कारक, दूसरा प्राकृतिक कारक और तीसरा जैविक कारक। तो ये 3 कारक हुए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं वनों से लाभ, कि वनों से क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष लाभ, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष लाभ पढ़ेंगे। अब वनों से लाभ के अंदर अप्रत्यक्ष लाभ में अगर अपन देखें, नंबर 1 है, पहला है कि जो वन है वो वायु प्रदूषण को रोकते हैं और वायु को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या इसे यूं कह सकते हैं कि ये जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वायु शुद्ध बनी रहती है। या इसे यूं कह सकते हैं कि जो वन है वो कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पेड़ पौधे, उनसे क्या होता है, ऑक्सीजन का तो वो उत्सर्जन करते हैं, छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का वो अवशोषण करते हैं, जिससे अपना जो वायुमंडल है वो स्वच्छ बना रहता है। उसके बाद जो दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ है वनों का, वो है कि ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, कि वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनकी तापमान, आर्द्रता और वर्षा नियंत्रण में प्रभावशाली भूमिका है। तापमान को नियंत्रित करते हैं, आर्द्रता को और वर्षा को। तीसरा है कि जो वन है वो मृदा अपरदन तथा मृदा अवक्रमण मतलब डिग्रेडेशन, मृदा अपरदन जो होता है, और बाढ़ों को नियंत्रण में सहायक है। कि जैसे वन होंगे तो वो क्या करते हैं, मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। उनकी जड़ें जो होती हैं वो भूमि को बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से अपरदन रुकता है और दूसरा बाढ़ों का नियंत्रण होता है। तो वन भूमि को बांधे रखते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव से भूमि की रक्षा करते हैं। चौथा है वनों से अधिक जल भूमि में प्रवेश करता है। वन क्या करते हैं, वनों की जो जड़ें हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं, वो मिट्टी को गहराई तक उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिस वजह से जमीन के अंदर जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो वनों की वजह से क्या होता है, अधिक जल भूमि में प्रवेश होता है और भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर बढ़ जाता है। अंडरग्राउंड वाटर यहाँ होता है कि भूमिगत जल संसाधन में वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है। इसके बाद वन वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं। वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं कि मरुभूमि में क्या होता है, अतः ये मरुभूमि सीमा पर वनों की पट्टियां लगाने से उनका विस्तार रुक जाता है। कि मरुभूमि में जो पश्चिम की जो सैंड ड्यून्स है वो पूरब की तरफ नहीं आ पाए, इस वजह से वहां पे पूरी वनों की पट्टियां लगाई गई हैं, जिससे मरुभूमि का विस्तार रुक सके। अगला जो वनों का अप्रत्यक्ष लाभ है वो है कि इन घने वनों में छोटे और बड़े अनगिनत कीट, पतंगे, पक्षी, रेंगने वाले जंतु एवं पशुओं का तथा जड़ी बूटियों व उपयोगी बेलों का साम्राज्य रहता है, जो मानव के लिए उपयोगी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वनों में पौधों की पत्तियों के सड़ने और मिट्टी में मिलने से मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है वनों से प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, जिससे पर्यटक, सैलानी एवं प्रकृति प्रेमी आकृष्ट होते हैं। उसके बाद 9वां है वनों में कई जनजातियां निवास करती हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के भाग हैं, और जो इनकी जीवन पद्धति आदि जनजातियों की उनकी जीवन पद्धति, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक विशेषताएं वन पर्यावरण पर ही आधारित हैं। और अपन 10वां देखें अप्रत्यक्ष जो लाभ है वनों से, वो है कि वनों के अंदर ऋषियों, साधुओं एवं ये तपस्वियों की शरणस्थली रहे हैं वन। तो जिन्होंने हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चिंतन को समृद्ध किया है। तो ऐसे स्वच्छ पर्यावरण में जाकर भौतिक व मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है और नई ऊर्जा और तेजस्विता का संचार होता है। तो ये जो अभी अपन ने 10 पॉइंट पढ़े हैं, ये हैं वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। इसके बाद अपन अगली क्लास में वनों के प्रत्यक्ष लाभ और राजस्थान के अंदर वनों का वर्गीकरण
पढ़ेंगे।